Good morning, students. Today we learn about structure of pollen grain. तो सबसे पहले हम डायग्रामेटिकल देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर हम आपको बताएंगे कि आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है. राइट. चलिए, सबसे पहले अगर हम पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर अगर आपको बनाने आता है तो आपको किस तरीके से बनाना है पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर. इसमें दो लेयर होती हैं, है ना. एक होती है इनर लेयर, दैट इज़ नॉन एज इंटाइन. ओके. देन आउटर लेयर इज एक्साइन. ये हार्ड लेयर होती है, एक हार्ड केमिकल की बनी होती है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन. ठीक है. एक जगह इस पोलन ग्रेन में कहीं एक जगह पर ये जो स्पोरोपोलेनिन की लेयर है ये नहीं होती है, ये नहीं होती है ना. और इसमें होगा न्यूक्लियस. ठीक है. तो अगर हम बात करते हैं इसमें, आउटर लेयर इज एक्साइन, inner layer is intine, that is nucleus, that is cytoplasm. Right. And जहाँ पर जिस एरिया में ये इनर लेयर नहीं, एक्साइन नहीं होती, आउटर लेयर, इसको हम कहते हैं इस एरिया को जर्मपोर. So that is the structure of pollen grain. ये आपका स्ट्रक्चर हुआ पोलन ग्रेन का. ठीक है. चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं. आपकी बुक में जो कुछ लिखा है वो देखते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि ये जो है वो टेट्रेट फॉर्म में होता है. इस तरीके से ये टेट्रेट फॉर्म में होगा. मतलब एक पोलन ग्रेन जो है वो उसके अंदर, एक पोलन ग्रेन के अंदर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर 4 पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है जो इस टेट्रेट फॉर्म में दिखता है. ठीक है. अब एक का स्ट्रक्चर हम देखते हैं सिंगल का, तो वो हमको इस तरीके से दिखता है. इन्होंने जो एंजाइन है वो सिंपल बना दी है, हमने थोड़ा सा उसको हार्ड स्ट्रक्चर से बनाया. तो आप ऐसा ही बना सकते हैं, वैसा भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं. ठीक है. इसके अंदर वैक्यूल्स होती है. देन अब यहाँ पर जो यहाँ बात करते हैं ना कि क्या होता है इसमें, ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है. ठीक है. ये जो न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है. राइट. एक होता है यहाँ पर ये माइटोटिकली डिवाइड होगा, और यहाँ पर एक होगा आपका जर्म सेल, ये जर्मिनल सेल बनेगी, और ये वेजिटेटिव सेल बनेगी. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है. जब ये न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो डिवाइड होने के बाद इसमें दो सेल का फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ वेजिटेटिव सेल, और ये जनरेटिव सेल, है ना. अब इनका आगे काम क्या है वो हम जब ये एंटर कैसे करता है उसके अंदर, पोलन ट्यूब के अंदर, तब हम आपको बताएंगे कि इनका क्या रोल है. ठीक है. आपको सिर्फ अगर स्ट्रक्चर आता है तो आपको इस तरीके से पता होना चाहिए. एक ये भी स्ट्रक्चर है, और आपको जैसा हमने ये बताया एक ये भी स्ट्रक्चर है. ठीक है. चलिए, अब हम यहाँ पर जो लिखा है वो देख लें. हमने आपको बताया कि जो इसका डायमीटर है वो 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर तक होता है. इसकी जो आउटर हार्ड लेयर होती है दैट इज़ एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है. ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बहुत इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है. ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल होता है. तो ये टेम्परेचर से, स्ट्रॉन्ग एसिड से, एल्कलाइन मीडियम से, क्योंकि बाहर तो बहुत सारे अलग अलग मीडियम है, तो ये उन सारे मीडियम से जो है वो उसको बचा के रखती है. मतलब ये और किसी भी एंजाइम से ये डिग्रेड नहीं होती है. जो स्पोरोपोलेनिन की लेयर है, स्पोरोपोलेनिन एज अ केमिकल, है ना, ऑर्गेनिक मटेरियल है ये, और ये किसी भी एंजाइम से ये डिग्रेड नहीं होती है. ठीक है. अच्छा, चलिए, अब ये कह रहे हैं कि जहाँ पर एक्साइन लेयर नहीं होती है वहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ जर्मपोर. ये हम आपको बता चुके हैं कि जहाँ पर भी एक्साइन लेयर नहीं होगी, यहाँ पर एक्साइन लेयर नहीं होगी, जहाँ सिर्फ सिंगल एंटाइन होगी, ये दैट इज़ जर्मपोर. क्योंकि ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती है तो इसको जर्मिनेट होने के लिए एरिया चाहिए पड़ता है. तो शायद जब ये जर्मिनेट होता है ना अंदर पोलन ट्यूब के अंदर, हमको पढ़ेंगे आगे हम, तो यहाँ पर ये आसानी से जर्मिनेट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एक्साइन नहीं होती है. चलिए, पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व, ये फॉसिल्स की तरह काम करती है जैसे स्पोरोपोलेनिन, ताकि ये आसानी से रजिस्ट हो सके.
राइट। इसके बाद पोलन ग्रेन की आउटर लेयर, इनर लेयर इंटाइन होती है ना। इंटाइन जो है वो साइटोप्लाज्म की बनी होती है, सॉरी सेलुलोज की बनी होती है। इंटाइन जो है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। एक्साइन किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। ठीक ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। ओके, देन जो इंटाइन है वो थिन लेयर होती है। सेलुलोज या पैक्टिन दोनों में से किसी की भी बनी होती है। आपने क्लास 11th में बायोकेमिस्ट्री में ये सब पढ़ा हुआ है। सेलुलोज या पैक्टिन की बनी होती है। साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। और इसके अंदर हम आपको बता चुके हैं कि दो न्यूक्लियस होते हैं, 2 सेल्ड होती है इसकी पोलन ग्रेन के अंदर। एक वेजिटेटिव सेल होती है और एक जनरेटिव सेल होती है। ठीक है, और बस आपने ये देख ही लिया है। तो दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक, यहाँ पर ये बता रहे हैं ये कि पोलन ग्रेन जो है वो जनरली एंजियोस्पर्म के जो पोलन ग्रेन है वो 2 सेल्ड होते हैं, लेकिन और दूसरी स्पीसीज़ में जो वो 3 सेल्ड होते न्यूक्लियस होते हैं, उसके अंदर 3 सेल होती हैं। अब और बात करते हैं तो पोलन ग्रेन जो है वो बहुत सारी स्पीसीज़ में एलर्जी जैसे क्रिएट करते हैं। बहुत सारी स्पीसीज़ के पोलन ग्रेन जो है वो हमारी ब्रोंकियल एनर्जी, जैसे मान लो कोई फ्लावर को सूंघता है, एकदम से छींक देता है ना, तो दैट इज़ एलर्जी। ठीक है, उसको बहुत सारे को एलर्जी होती है। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है इससे। जब भी थोड़ा बढ़िया स्प्रिंग सीज़न आता है तब आप देखेंगे कि लोगों को बहुत अस्थमेटिक जो पेशेंट होते हैं ना, उनको बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। तो क्या होता है कि आसपास हमारे पास जो गाजर घास होती है, कैरोट ग्रास होती है, जिसको हम बोलते हैं पार्थेनियम, है ना। इसके जो पोलन ग्रेन है वो एनवायरनमेंट में बहुत उड़ते हैं, और उड़ने के कारण क्या होता है कि बहुत सारे फ्लावर्स के भी उड़ते हैं हवा के साथ। तो जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे एलर्जी होती है। तो पोलन ग्रेन जो है वो कई सारे पोलन ग्रेन जो है वो एलर्जी भी क्रिएट करते हैं। लेकिन पोलन ग्रेन ऐसे भी हैं कि हमारे लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए, बहुत सारे पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट, बहुत न्यूट्रिएंट होते हैं, और ये एज अ मेडिसिन, एज अ न्यूट्रिएंट मटेरियल काम करते हैं टैबलेट के फॉर्म में। तो यहाँ पर बात की गई है कि जो हमारे पास एथलीट्स होते हैं, हॉर्स रेसर होते हैं, है ना, ये जो है ये ज़्यादातर पोलन टैबलेट्स खाते हैं। ऐसे बी पोलन ग्रेन की टैबलेट्स मिलती है, ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होती हैं, फूड सप्लीमेंट की तरह काम करता है। तो कभी कभी हम कह सकते हैं कि ये एलर्जी भी क्रिएट करते हैं, और वेस्टर्न कंट्री में जो है वो फूड सप्लीमेंट के रूप में ये काम करते हैं। ठीक है, तो जो एथलीट्स होते हैं जिनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एनर्जी चाहिए पड़ती है, बट फूड उनको कम लेना है, तो ये इस तरीके से एथलीट्स और हॉर्स रेसर जो है ये इनको खा के अपने न्यूट्रिएंट्स की उनको पूरा कर लेते, कमी को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ और है हमारे पास, बस ठीक है।